इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास विकास में हम पहली हेडिंग जानेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था वह संपूर्ण ढांचा है या व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था वह संपूर्ण ढांचा या व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग अपनी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं। आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये आर्थिक गतिविधि है और अर्थव्यवस्था में यही किया जाता है। यह व्यवस्था बताती है कि समाज में वस्तुएं और सेवाएं कैसे बनाई जाती है, कैसे लोगों तक पहुंचती है और उनका उपयोग कैसे होता है। इसका अध्ययन हम अर्थव्यवस्था में करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का संपादन होता है, जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग। आगे हम देखेंगे आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक विकास एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी अवधि की प्रक्रिया है, जिसमें किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती रहती है। यानी ये जो आर्थिक विकास है थोड़े दिन में नहीं होता, लंबे समय की एक प्रक्रिया है। लंबे समय की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, रियल पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। पैसा आएगा तो सुधार होगा, क्योंकि ये इसमें क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यही होता है आर्थिक विकास। चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे आर्थिक विकास की विशेषता। आर्थिक विकास सतत आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास की विशेषता में पहली विशेषता है सतत आर्थिक वृद्धि। ये क्या है? ये देश की आय और उत्पादन लंबे समय तक बढ़ता रहता है। सतत, सतत का मतलब लगातार, लगातार आर्थिक वृद्धि में। लगातार आर्थिक वृद्धि में देश की आय और उत्पादन दोनों लंबे समय तक लगातार बढ़ता रहना, यही सतत राष्ट्रीय वृद्धि है, जो आर्थिक विकास की विशेषता है। अगला, गरीबी में कमी। आर्थिक विकास से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। जीवन स्तर अच्छा होगा तो जो गरीब वर्ग है इनका जीवन बेहतर होगा। इनका जीवन बेहतर होगा तो गरीबी कम हो जाएगी। अर्थात आर्थिक विकास से गरीबी में कमी आती है। आगे हम देखेंगे जीवन स्तर में सुधार। जब आर्थिक वृद्धि होगा तो जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। बेहतर घर होंगे लोगों के पास, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा, शिक्षा लोग प्राप्त करेंगे, पोषण और सुविधाएं ये बढ़ेंगी। अर्थात लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा आर्थिक विकास से। आर्थिक विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगे तो अधिक लोग आय अर्जित करेंगे और लोगों का जीवन अच्छा होगा। तकनीकी उन्नति। आर्थिक विकास से तकनीकी उन्नति भी होती है। नई तकनीकी का उपयोग होगा, जैसे मशीनों का उपयोग और साधनों का उपयोग, और इसमें सुधार भी होगा। सुधार होने से प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, तकनीकी उन्नति से भी आर्थिक विकास बढ़ता जाएगा। आगे, आर्थिक विकास से बुनियादी ढांचे का विकास होगा। बुनियादी ढांचा जैसे सड़कों का विकास, बिजली का विकास, पानी, परिवहन, इंटरनेट, ये सभी बुनियादी ढांचे हैं और इनका विकास होगा। इनके विकास से देश का विकास होता जाएगा। अर्थात आर्थिक विकास को तेज करने वाले हैं ये कौन? बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क का विकास, बिजली बिजली की आपूर्ति, पानी सभी के घर में स्वच्छ पानी पहुंचे, परिवहन हो, इंटरनेट हो, ये सभी बुनियादी ढांचे हैं और इनका जब विकास होता है तो आर्थिक विकास तेजी कर पकड़ती है। आर्थिक विकास में तीव्र विकास होता है बुनियादी ढांचे में विकास के साथ। आगे हम देखेंगे आर्थिक विकास के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य। अन्य लक्ष्य क्या है? पहला, आर्थिक विकास होगा तो लोगों के पास
पैसा आएगा, अर्थात आय बढ़ेगी, लोगों की जीवन लोगों की आमदनी बढ़े ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। ये आर्थिक विकास का लक्ष्य होता है। आर्थिक विकास का दूसरा लक्ष्य है समानता का व्यवहार हो। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार और अवसर मिले, यह भी आर्थिक विकास का ही एक लक्ष्य होता है। आर्थिक विकास का लक्ष्य होता है। आर्थिक विकास एक मिनट में। आर्थिक विकास का लक्ष्य ये होता है। आगे आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता। क्या देखेंगे? आर्थिक विकास से स्वतंत्रता आती है। व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेता है। जो व्यक्ति होता है अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेना शुरू कर देता है जब आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास का यह भी लक्ष्य है कि लोग अपने अनुसार निर्णय लेना शुरू कर दे। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आगे अगला है काम की सुरक्षा। जब आर्थिक विकास होगा तो लोगों के काम की सुरक्षा होगी, अर्थात उनकी नौकरियां स्थिर रहेंगी, अचानक खतरे में नहीं पड़ेंगी। यह भी आर्थिक विकास का ही एक लक्ष्य है। अगला लक्ष्य होता है स्वच्छ वातावरण, अर्थात आर्थिक विकास का अगला लक्ष्य है कि प्रदूषण रहित, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करें लोगों को। यह भी आर्थिक विकास का लक्ष्य होता है। आगे पढ़ेंगे आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास का अर्थ। राष्ट्रीय विकास का अर्थ राष्ट्रीय विकास का मतलब किसी देश का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है किसी देश का सर्वांगीण विकास जिसमें आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास अर्थात लोगों की आय बढ़े। आय बढ़ेगी कैसे? लोग उद्योग लगाएंगे और उत्पादन करेंगे। उत्पादन करेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा। अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे संभव है? सामाजिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य से संभव है। शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोगों के बीच में समानता आएगी, तब सामाजिक विकास होगा। अगला है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास का मतलब लोकतंत्र का लागू होना, कानून व्यवस्था कायम होना। यह राजनीतिक विकास का लक्ष्य होता है। अगला है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास का मतलब लोगों की परंपराएं, कलाएं, इनके मूल्य में क्या हो? वृद्धि हो। इनके मूल्य को संरक्षित रखा जाए। जो पुरानी परंपरा है इनके मूल्य को संरक्षित रखा जाए, अर्थात सभी क्षेत्रों में जब सुधार होगा तभी हम कहते हैं उसे राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास। इसमें आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और राजनीतिक विकास होता है और सांस्कृतिक, अर्थात सभी प्रकार के विकास इसमें होते हैं। अब पढ़ेंगे विभिन्न देशों के मध्य राज्यों के विकास की तुलना। आओ शुरू करते हैं। किसी भी देश या राज्यों की प्रगति को समझने के लिए उसके कई मापदंड हैं। राज्य या देश की प्रगति को समझने के लिए उसके कई मापदंड देखे जाते हैं और इनमें से जो मुख्य मापदंड है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला मापदंड है आय। देशों या राज्यों के मध्य विकास की तुलना आय से की जाती है। कैसे? किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका है उसकी आय। आय में भी विशेषकर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी लोगों का जीवन स्तर उतना बढ़िया होगा। यहाँ से हम पता करते हैं कि दो देशों के बीच में विकास कैसे हुआ है, किसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और किसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। इसके आधार पर विकास की तुलना की जाती है। तो पहला मापदंड था आय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला मापदंड देखते हैं। यह है साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता का मतलब होता है किसी क्षेत्र में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं या उसके विकास की महत्वपूर्ण संकेतक है। अर्थात साक्षरता बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह दूसरा मापदंड था साक्षरता। इसके बाद है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? ये एक व्यक्ति की औसतन कितनी आयु होगी, अर्थात वह कितनी आयु तक जीवित रहेगा, ये जीवन प्रत्याशा है।
इसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। आगे देखेंगे कि उच्च जीवन प्रत्याशा बताती है कि देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जीवन प्रत्याशा को दर्शाती है, अर्थात वह उस देश में पोषण स्तर अच्छा है। पोषण स्तर अच्छा है तो जीवन स्तर बेहतर है। आगे हम पढ़ेंगे भी औसत आय। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अर्थात प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। आगे पढ़ेंगे हम विश्व बैंक द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करता है। अर्थात ये विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करता है, जिसमें पहला वर्गीकरण है उच्च आय वाले देश या समृद्ध आय वाले देश। समृद्ध आय वाले देश उन्हें कहा जाएगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय 63,400 यूएस डॉलर या इससे अधिक होती है। अर्थात वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 63,400 यूएस डॉलर से अधिक होती है वे उच्च आय वाले देश कहलाते हैं। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। क्या पढ़ रहे हैं? विश्व बैंक के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण था उच्च आय वाला। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, एक मिनट, आगे पढ़ेंगे मध्य आय वाले देश। पहला था उच्च आय वाले देश, अब मध्य आय वाले देश। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2400 यूएस डॉलर से अधिक और 63,400 यूएस डॉलर से कम होती है वे मध्य आय वाले देश कहलाते हैं। पहला उच्च आय वाले देश जिनकी आय 63,400 यूएस डॉलर से अधिक है वे मध्य आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, और जिनकी आय 2400 से 63,400 के बीच में है वे मध्य आय वाले देश, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2400 यूएस डॉलर से कम है वे निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। भारत मध्य आय वाले देशों में आता है। अब हम पढ़ेंगे आय के अतिरिक्त विकास के और कौन से मापदंड हैं। आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड। अन्य मापदंड में है पहला मापदंड शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? ये एक वर्ष के भीतर पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात 1000 जीवित बच्चे भारत में जन्म लिए, उनमें से एक वर्ष के भीतर कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चों की डेथ हुई, यही मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता को दर्शाती है। मृत्यु दर स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता को दर्शाती है। आगे पढ़ेंगे, दूसरा है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में से जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनका प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के जितने भी लोग पढ़ सकते हैं, जितने भी लोग पढ़ लिख सकते हैं उनका प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। अगला है निबल उपस्थिति अनुपात। निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? ये 14 से 15 वर्ष आयु समूह के स्कूली बच्चों में से कितने बच्चे वास्तव में स्कूल जाते हैं, उस आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से प्रतिशत निकालने पर निबल उपस्थिति अनुपात मिलता है। ध्यान सुनो, 14 से 15 साल के आयु वर्ग के कुल बच्चे में से कितने लोग स्कूल जाते हैं, वही निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है।
यह शिक्षा की वास्तविक प्रभावशीलता को दर्शाती है। निबल उपस्थिति अनुपात शिक्षा की प्रभावशीलता को दर्शाती है, अर्थात शिक्षा कितना ज़्यादा प्रभावशील है इसके आधार पर ये निबल उपस्थिति अनुपात दर्ज की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। क्या पढ़ेंगे भी? सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सार्वजनिक सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं हैं। चलो, सार्वजनिक सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं हैं एवं आवश्यक देखिए देखते हैं भी। सार्वजनिक सुविधाएं वे बुनियादी एवं आवश्यक सेवाएं हैं जिन्हें सरकार सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक सुविधाएं बुनियादी एवं आवश्यक सुविधाएं हैं। बुनियादी एवं आवश्यक सुविधाएं हैं। इन आवश्यक सुविधाओं को सरकार सभी नागरिकों को समान रूप से बिना भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराती है। ये सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बना देती है। सार्वजनिक सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बना देती है और समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं वे बुनियादी एवं आवश्यक सुविधाएं हैं जिन्हें सरकार सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराती है। ये सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बनाती है और समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं सार्वजनिक सुविधाओं में क्या शामिल है। सार्वजनिक सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाएं आती है, शिक्षा आती है, परिवहन आती है, जल आपूर्ति आता है, विद्युत आती है और स्वच्छ सेवाएं आती है। ये सभी आते हैं सार्वजनिक सुविधाओं में। इन सुविधाओं को सरकार बिना भेदभाव के सभी को प्रदान करती है, इसीलिए तो सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग मानव विकास एवं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास एवं मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HD एंड HDI। तो मानव विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता, क्षमताओं और अवसरों में वृद्धि करना। लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्षमताओं और अवसरों में वृद्धि करना मानव विकास का अर्थ है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि लोग स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। यही होता है मानव विकास। मानव विकास का मतलब होता है कि मानव के जीवन की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाना और उनके अवसरों में वृद्धि करना ताकि वे स्वस्थ हो, शिक्षित हो और सम्मानजनक जीवन जी सके। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक समग्र माप है, होलिस्टिक मेजरमेंट। एक समग्र माप है जो किसी देश के नागरिकों की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में औसत उपलब्धि को दर्शाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP प्रकाशित करती है। HDI जो होती है मानव विकास सूचकांक, UNDP यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन देश के भीतर लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ के लोगों का शिक्षा स्तर कैसा है और जीवन स्तर कैसा है, इन्हीं की उपलब्धियों के आधार पर जारी की जाती है मानव विकास सूचकांक। विकास मापने के UNDP के पैमाने या मापदंड। जो UNDP है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास मापने के लिए कौन से मापदंड का प्रयोग करता है? इसमें वो देखता है कि लोगों के देश के भीतर लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, लोगों का शैक्षिक स्तर कैसा है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन तीनों के आधार पर UNDP HDI जारी करता है। HDI जारी करता है। कौन जारी करता है? UNDP HDI जारी करता है। किसके आधार पर? लोगों का स्वास्थ्य के आधार पर, शैक्षिक स्तर के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इन तीनों को मिलाकर हर देश, प्रत्येक देश के HDI स्कोर निकाला जाता है। कौन जारी करता है? UNDP। UNDP प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सभी देशों की रैंकिंग प्रस्तुत की जाती है, सूची प्रस्तुत की जाती है, ऊपर से नीचे का क्रम। भारत की HDI रैंकिंग 2023-24 में
कितनी है, 134वें स्थान पर है। तो 23-24 के अनुसार भारत की एचडीआई रैंकिंग 134वें स्थान पर है। इसमें विश्व के 193 देशों को शामिल किया जाता है। 193 देशों में से भारत का स्थान 134वां है। यह रैंकिंग बताती है कि भारत में मानव विकास में लगातार सुधार कर रहा है। भारत मानव विकास में लगातार सुधार कर रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में प्रगति की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। आगे बढ़ेंगे, विकास की धारणता। विकास की धारणता एक नया और बहुविषयक क्षेत्र है। बहुविषयक का मतलब कई विषय का क्षेत्र है विकास की धारणता। इसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं। कौन? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक वैज्ञानिक, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है ऐसा विकास करना जो केवल वर्तमान की पीढ़ियों की जरूरतें ही ना पूरी करे, केवल वर्तमान की पीढ़ियों तक ही ना सीमित रहे, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को सुरक्षित रख सके। अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतें तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को सुरक्षित रख सके। यह विकास विकास की धारणता कहलाती है। आगे, धारणता विकास। धारणता का अर्थ या धारणता विकास का अर्थ। धारणता विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान का विकास तो होता है, वर्तमान का विकास होता रहे, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इतना संतुलित हो सके कि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का लाभ उठा सके। अर्थात सारे संसाधनों का प्रयोग हम ना करें, कुछ भविष्य के लिए भी बचा के रखें। यह लक्ष्य होता है धारणता का। धारणता विकास से वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए अस्थायी और सुरक्षित विकास होगा।